हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10th का। हम लोग एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला। और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उसका नाम है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे श्रीलंका को लेकर कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे और जनरल थिंकिंग के क्वेश्चंस इसमें से आपके आ सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। सबसे पहली लाइन ही आपका एमसीक्यू बनता है। इसका एमसीक्यू बन जाता है आपका। क्या चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि भाई श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। सिंपल है याद करने के लिए, ये याद रखिएगा। इंडिया 19 हमारा देश 1947 में हुआ, श्रीलंका एक साल के बाद 1948 में हुआ। ओके, नेक्स्ट है, the leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब हमें पता है वहाँ पे जो कम्युनिटी थी उसमें जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? सिन्हाला कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी। तो जो ये मेजॉरिटी थी ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में, या गवर्नमेंट को जितनी भी चीज़ें थी अपने हिसाब किताब से चलाना चाहती थी। ठीक है ना? एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? The democratic elected government adopt a series of majoritarian measure to establish Sinhala supremacy। अब गवर्नमेंट तो सबके द्वारा चुनी गई थी, उसमें आपके तमिल्स भी थे और सिन्हालास भी थे, लेकिन सिन्हालास की संख्या ज़्यादा थी। तो आपका क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, जो सिन्हाला गवर्नमेंट बनी श्रीलंका में, उसने चुना मेजोरिटेरियन, मतलब कि आपका बहुसंख्यवाद को उसने चुना। अब इसका एक ही काम था, किसको सुपरमेसी देना? सिन्हालास को सुपरमेसी देना। मीन टू से वहाँ पे श्रीलंका में जो कुछ भी होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो किसके फेवर में होनी चाहिए? सिन्हाला के फेवर में होनी चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल सी बात बोलूँ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है सिर्फ किसके बारे में ज़्यादा ध्यान देगी? सिन्हालास के बारे में ज़्यादा ध्यान देगी, बाकी किसी के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या है आपका? इन 1956, अब 1956 में आपका एक एक्ट आया। एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्स डिसरिगार्डिंग तमिल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे सिंपल चीज़ क्या हो गई आपकी कि भाई 1956 में एक्ट आया। अब हमें पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनी हुई है? गवर्नमेंट बनी है सिन्हालास की गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, तो जब सिन्हाला की गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने एक कानून पास किया। अब उसमें क्या बोल दिया गया, जो वहाँ पे सिन्हाला थी, है ना, सिन्हाला को वहाँ की क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और डिसरिगार्डिंग तमिल, मतलब तमिल को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया, या कह सकते हो आप नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहली चीज़, कौन से एक्ट से सिन्हाला जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया श्रीलंका की? तो कौन सा एक्ट है? 1956। ठीक है, इसमें दूसरा क्या बन जाता है क्वेश्चन, कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सिन्हाला है। देन इसके बाद थर्ड चीज़ क्या बनती है, कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जिसको डिसरिगार्ड कर दिया गया? तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है आपकी डिसरिगार्ड करा गया? तमिल। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई, है ना, विशेषाधिकार वाली जिसको आप बोल सकते हो, ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उनको फ़ायदा पहुँचे, वो उनके फेवर में हो। अगर वो यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब करना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चाहते हैं, तो जो सिन्हाला बोलेगा उसको फेवर मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। देन इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट जॉब भी है तो गवर्नमेंट जॉब में भी जो जिनको सिन्हाला लैंग्वेज आती है उनको फेवर किया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ, आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? सिन्हाला गवर्नमेंट ने बनाया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कौन सा धर्म रहेगा जिसको बचाने के ऊपर और बढ़ाने के ऊपर उनका फोकस होगा? बुद्धिज्म। ठीक है, बचाएंगे और बढ़ाएंगे, सिर्फ एक के ऊपर ही हम पूरा फोकस करेंगे और वो है आपका बुद्धिज्म। बाकी जो आपके हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो अधिकतर उसमें क्या था आपका, तमिल्स का इंटरफेयर था। ठीक है, तो ये दो पैराज में आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम क्या है। सिंपल। अब तीसरी की बात करते हैं। अब देखिए, सिन्हाला, श्रीलंका में सिन्हाला गवर्नमेंट बन गई है ना। देन इसके बाद उन लोगों ने गवर्नमेंट बनने के बाद जो सेकंड पैरा है, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। अब वो सारे के सारे स्टेप्स किसके लिए थे? सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास के लिए थे, तमिल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब जब आप एक कम्युनिटी को फेवर करोगे और दूसरी कम्युनिटी को फेवर नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो तमिल्स थे वो क्या चाहते थे। ठीक है, दो पैराज में हम तमिल्स के बारे में बात करेंगे, तमिल्स की फीलिंग के बारे में बात करेंगे। क्लियर? नाउ all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब गवर्नमेंट कौन सी थी श्रीलंका में? सिन्हालास की थी। अब वो क्या कर रहे थे? एक के बाद एक ऐसे कानून लेकर आ रहे थे या ऐसी चीज़ें करते जा रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस कर रहे थे। उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि ये उनका देश है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितने भी सिन्हाला श्रीलंकन तमिल्स थे उनको क्या फील होने लगा कि भाई जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स कौन से? आपके बुद्धिस्ट सिलाना लीडर्स हैं। ठीक है, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स है वो बिल्कुल भी तमिल्स की लैंग्वेज और तमिल्स के कल्चर को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम equal political rights, discriminated against them in getting job and other opportunities and ignored their interest. अब जाहिर सी बात है, जब उनके साथ ऐसा हो रहा था तो उन्हें क्या लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन सब ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। किन किन को डिनाई कर दिया? श्रीलंकन तमिल्स को, जो उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि भाई उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था, उन्हें डिस्क्रिमिनेट होना था। कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें अब जॉब्स भी नहीं मिल रही थी, है ना, और इसके साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। जॉब के अलावा अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। देन इसके साथ साथ श्रीलंकन तमिल्स का जो भी इंटरेस्ट था, वो जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इससे क्या होगा? इतना हमने देखा, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या निकला इसका? द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल communities strained over time. अब धीरे धीरे करके आपका क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक को बहुत सारे राइट्स मिलेंगे और एक को बिल्कुल राइट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, है ना। अब श्रीलंकन तमिल्स ने आपका क्या स्टेप उठाया? भाई अब ऐसा उनके साथ देश, उनके ही देश में उनकी गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा कर रही है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा क्या चीज़ हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज़ें जैसे आपको दे दिया जाएगा कि भाई श्रीलंकन तमिल्स ने क्या 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 ये काम करे थे, क्या उनकी ये डिमांड थी,
तो हो सकता है आपको चार ऑप्शंस में ये सब कुछ दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि भाई सिर्फ ए सही है, ए और बी सही है, ए बी सी डी सब सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको डीप नॉलेज होगी, ठीक है ना। वरना अगर आपको कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा उस समय आपको एमसीक्यू में टिक करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करा, अपनी पार्टीज बनाई और उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। तीन चीज़ों के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करा, मेनली हम बात करते हैं। पहला क्या था, रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जैसे सिन्हाला को बनाया गया ऐसे तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अब रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है स्वशासन। यहाँ पे जहाँ पर भी तमिल्स की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे काम करने का, जो भी चीज़ करने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार तमिल्स के पास ही होना चाहिए। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब इसके साथ साथ वो चाहते थे कि भाई उन्हें भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ताकि उन्हें भी एजुकेशन मिल सके और उन्हें भी जॉब्स मिल सके, ठीक है जी। अब उनकी ये डिमांड्स थी, बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटली डिनाइड। अब उनकी बाकी डिमांड्स के ऊपर तो वो थोड़ा बहुत ध्यान दे भी रहे थे, या उन्हें वो थोड़ा बहुत सांत्वना दे देते थे सिन्हाला गवर्नमेंट, लेकिन जो इनकी ये डिमांड थी कि जो ऑटोनॉमी है, जिन प्रोविंस में तमिल ज़्यादा है वहाँ का शासन तमिल संभालें, ये बार बार डिनाई किया जा रहा था। गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ठीक है जी। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। अब 1980s का जो टाइम पीरियड था, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जिन एरियाज में श्रीलंकन तमिल ज़्यादा रहते हैं, है ना, वो एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बन जाए, या उसको एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बना दिया जाए, जो इंडिपेंडेंट हो, जिनके ऊपर सिन्हालास किसी भी तरीके से कोई भी अपना हुक्म ना चलाएं, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कौन सा एरिया, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्या चीज़ बनाने की डिमांड करी उन्होंने 1980s में, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बनाने की डिमांड करी। ईलम का मतलब स्टेट, ओके। एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरा अपना प्रॉपर एक कंट्री की बात कर रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर तमिल्स की प्रॉपर एक कंट्री बना दी जाए, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। अब लास्ट में अब क्या होगा, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडर स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब धीरे धीरे करके सिचुएशन बहुत ख़राब होती चली गई, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। पहले जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, धीरे धीरे करके वो किस में बदल गई, आपका सिविल वॉर में चेंज हो गई, ठीक है। अब कंट्री के जो पीपल्स थे, जब वो आपस में ग्रुप्स में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से उनकी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर, ठीक है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बिन किल्ड। अब रिजल्ट आपको पता है, जब वॉर होगा, एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे, तो हज़ारों लोगों की मौत हुई। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी एंड मे मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेन चीज़ क्या हो गया, जब भाई बहुत सी अब ये लड़ाई चल रही है, मारकाट चल रही है, लोग मर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपनी कंट्री छोड़ के रेफ्यूजी होना पड़ा। रेफ्यूजी का मतलब है अपना देश जाके दूसरे देश में शरण मांगना, ठीक है, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये सब रेफ्यूजी होने के साथ साथ बहुत सारे जो लोग थे उनका घर बार भी छूट गया, बहुत से लोगों की जान भी चली गई। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताइए, you have read chapter 1 of economic textbook class 10 about Sri Lanka excellent record of economic development education and health। अब जब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें इंडिया का कंपैरिजन किया गया है नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ और श्रीलंका के साथ। तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का, बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार। लेकिन सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, जितनी भी उसकी चीज़ें थी, जैसे उसका सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ जो थी कंट्री की, वो
सेटबैक हो गई, पीछे चली गई, जितना वो आगे था उतना ही वो पीछे चला गया। ठीक है, तो नुकसान हुआ इसका। अब इसमें एक लाइन नहीं दे रखी है, लेकिन उसका है कि इट एंडेड इन 2009। अब 2009 में आपका क्या हुआ, जो ये सिविल वॉर था ये आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको क्या चीज़ है, इसमें आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं डिटेल्ड वाले जो एमसीक्यूज हैं, हाँ जी डिटेल्ड वाले, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ए सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है, या कोई भी सही नहीं है, या चारों सही हैं, इस टाइप से आपसे बनते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो देखना, बिना किसी दिक्कत के देखिए, बुक को साथ रख के पढ़िए, मैंने समझाया है, बुक को और पढ़ते जाइएगा आप, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबको फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प हो सके। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।